हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC से लाइव विद आदिल शाहजेब के खुसूसी शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। NCOC का हम नाम सुनते आ रहे हैं, स्पेशली जब से कोविड-19 2019 में जब इस डेडली वायरस का सामना हुआ पूरी दुनिया को, तो पाकिस्तान में भी यहाँ पर वजारत सेहत से लेकर मिलिट्री लीडरशिप और सियासी लीडरशिप हमारे वो सर जोड़कर बैठ गए कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अगर देखा जाए तो जितने भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी सूबों को ट्रांसफ़र हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये पेंडेमिक था और पेंडेमिक को मरकज़ी लेवल पर जो मरकज़ी हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जितने बड़े स्केल पे जितनी तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे थे उस वक्त एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत थी और फिर NCOC का क़याम जो है वो ऐसे आया। अब हम दिन में जब भी आप हेडलाइंस खोलें या TV चैनल्स देखें, NCOC का हम बार बार नाम तो सुनते हैं, लेकिन NCOC का अब तक जो किरदार रहा है इस डेडली वायरस के ख़िलाफ़ उसको सराहा अगर ना जाए तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। और उस सराहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि हम जाके ख़ुद विज़िट करें और देखें कि ये कौमी इदारा जो है ये काम कैसे करता है, क्योंकि चैलेंजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इसको दरपेश थे। और जिस तरह मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का जो महकमा है वो ज़्यादातर सूबे उससे रिलेटेड चीज़ें जो थे वो हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पर आज हम आए और यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि NCOC इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग NCOC की चल रही है, जिसमें सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल असद उमर साहब इसको हेड करते हैं, वो उसको चेयर कर रहे हैं, डॉक्टर फैसल साहब जो हैं मुशीर सेहत हैं वो इस वक्त उस मीटिंग में मौजूद हैं, और डिफरेंट जो मुख्तलिफ सूबों के GB के जो और AJK के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बुनियाद पर अपडेट दी जाती है, पॉजिटिविटी रेशो क्या है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह जो हैं वो कितने फिल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स का बताया जाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा फोकस जो NCOC का है वो वैक्सीनेशन का है, उसमें भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे अहम सवाल आज का जो हम अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर फैसल साहब से भी उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट है जिसे इंडिया से जोड़ा जाता है, कहा यह जाता है ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो तुर्बत है या जो ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जो कि बॉर्डर कर रहे हैं ईरान से या तोरखम बॉर्डर पे, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में डेल्टा वेरिएंट थोड़ा सा ज़्यादा उसमें सर जा रहा है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है, लेकिन ये कितनी कंसर्निंग है ये बात, और उसके अलावा NCOC काम कैसे करता है, डेटा कैसे कंपाइल होता है, बड़ी ज़बरदस्त एक वेबसाइट है वो कैसे काम करती है, फिर एक 1166 नंबर है जिस पर आप जो भी CNIC भिजवा दें तो आपको वैक्सीनेशन का स्टेटस पता चल जाता है उसका। ये तमाम हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो राजी, जिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग का मैंने जिक्र किया, ऑलरेडी हम 4-5 मिनट लेट हो गए हैं क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाह रहा था। इसी मीटिंग में मैं ख़ुद बैठूँगा और जो भी ऑब्ज़र्व हुआ जैसे भी हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा कि NCOC डेली बेसिस पे काम कैसे करती है। तो आइए आप हमारे साथ अंदर चलें। नाज़रीन, इस दौरान ये वो रूम है जो कि NCOC की बड़ी अहम मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, और आज भी मैंने असद उमर साहब की सरबराही में जो मीटिंग आज हुई, डॉक्टर फैसल साहब थे और मुख्तलिफ मिलिट्री ऑफिशल्स अफसरान जो थे वो भी यहाँ पर थे। ये मीटिंग मैंने अटेंड की 1.5 घंटा और उसमें मैंने कुछ नोट्स भी लिए फॉर अ रीज़न। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ हम दिखाएं कि NCOC काम कितना इफ़ेक्टिवली कर रहा है, और स्पेशली जो आज मीटिंग थी उसमें
डिफरेंट प्रोविंसेस के इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर उनके चीफ सेक्रेटरीज थे, और वो अपना उन्होंने जो भी कल की पॉजिटिविटी थी या उसके अलावा भी जो अहम उनके कंसर्न्स थे वो यहाँ पर NCOC की जो मेन मरकज़ी मैनेजमेंट है उनके साथ शेयर किए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो थी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने जो उनके साथ शेयर किया कि मॉनिटरिंग टीम वो बना रहे हैं और ईद पर जो SOP की इन्फोर्समेंट है वो उन्होंने अपना पूरा प्लान यहाँ पे उनके साथ शेयर किया। और फिर जो मास्क हैं इसकी बात की गई कि मास्क के लिए आवाम में मज़ीद अवेयरनेस के लिए एक मास्क के एम्बेसडर्स को सामने लाया जाए, स्पेशली जो, और ये एक अच्छा आइडिया भी है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बार बार, या जो इवन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सामने लाया जाए। तो ये तो पंजाब की हद तक बात थी, लेकिन जो सिंध प्रोविंस है आपको पता है वहाँ पर तो है भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और NCOC में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मीटिंग में मैंने देखी वो ये थी कि यहाँ पर बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी जिस पार्टी से, अब फ़र्ज़ करें सिंध की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, या बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट है, KP और पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है और जो पेंडेमिक के अगेंस्ट एक मूव है सिर्फ उसी पे फोकस रखा जाता है। तो सिंध के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनकी सबसे अहम बात ये थी कि कराची में SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें कोई दुश्वारी पेश आ रही है, और जैसे ही उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया तो फ़ौरन यहाँ से जवाब ये दिया गया कि आप सजेस्ट करें कि क्या हो सकता है, आप उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। जो जिस इंडस्ट्री में या जिस फ़र्ज़ करें अगर हम इंडोर डाइनिंग की बात करते हैं तो जहाँ पे भी SOPs फॉलो नहीं कर रहे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, अगर फिर भी ना हुआ तो बिल्कुल आप सीधा जाएं और बंद करा दें। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस जो है, अगर कोई कंसर्न सिंध से भी इनको शो हुआ तो फ़ौरन उसका जवाब भी दे दिया गया। फिर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो स्पेशली तुर्बत में जो केसेस सामने आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट के भी काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं, तो तुर्बत पे अब यहाँ से पैगाम ये दिया गया कि फ़ोकस आप तुर्बत पे रखें। फिर अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो उनका कंसर्न ऑब्वियसली हम सबको पता है, वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं और SOP बड़े सारी पार्टियाँ बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, उनका कंसर्न ये था। तो यहाँ से जवाब उनको ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उनको ये एक मैसेज कन्वे कर दें NCOC की तरफ से कि बराए मेहरबानी आप कैंडिडेट्स को, पार्टियों को आप बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करें कि आपने यहाँ SOPs फॉलो नहीं की, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। फिर GB और जो ऑब्वियस कंसर्न गिलगित बल्तिस्तान की चीफ सेक्रेटरी का था वो ये था कि टूरिज़म की वजह से जो गिलगित में एक स्पाइक देखने में आ रही है या हुंजा में आ रही है, तो एक जस्ट इन अ नेट शेल बड़ा एक ज़बरदस्त यहाँ पे हमने एक मेकैनिज़म देखा। और यहाँ पे जो चीज़ मैं दोबारा से इसलिए एम्फेसाइज़ करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, वहाँ पे आपको जिस किसी की भी गवर्नमेंट हो एक कौमी इदारा है, एक कौमी पॉलिसी है। तो ये NCOC में आज हमें यहाँ पे ये नज़र आया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे बैठ के जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ये बड़ा एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस रूम इन्होंने बनाया हुआ है। ये एक स्लाइड ऐसी है नाज़रीन कि मैं थोड़ा सा आपको, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, जब केसेस सामने आना शुरू हुए, लेकिन यहाँ आप देखें कि 25 फरवरी 2020 को आहिस्ता आहिस्ता केसेस पाकिस्तान में राइज़ होना शुरू हुए। और यहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस इन्होंने लॉन्च किया और फिर क्वारंटीन, TTQ इसे कहते हैं। यहाँ पर जब अप्रैल 2020 थी तो यहाँ पर ये लॉन्च कर दिया गया कि ट्रेस किया जाए, ट्रैक किया जाए और फिर क्वारंटीन किया जाए। फिर आप देखें ये वो तकरीबन जून 2020 में सबसे पहली स्पाइक पाकिस्तान में हमें नज़र आई और यहाँ पर SOP कंप्लायंस यहाँ से शुरू कर दिया गया। और थोड़ा सा अगर फिर आप आगे जाएं तो यही 16 जून को अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉकडाउन, हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो NCOC ने शुरू करवा दिया। और जैसे ही ये शुरू हुआ तो आप देखें कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आई और केसेस में काफ़ी जो है वो हमें कमी नज़र आई तकरीबन अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद जाके नवंबर में आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको इन्होंने कहा कि जी एक सेकंड वेव आई है। दिसंबर 2020 में फिर एक सेकंड वेव आई
और फिर आगे जाके फरवरी 2021 में हमारे पास कोविड की वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद आपको याद होगा कि रमज़ान और उसके बाद ईद उल फ़ितर, और एक कंसर्निंग चीज़ ये है कि चूँकि अभी भी ईद उल अज़हा की हम बात कर रहे हैं, तो ईद उल अज़हा में भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हर ईद के बाद हमने एक स्पाइक देखी है, और जो इस ट्रेंड से भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अप्रैल मई में जो ईद उल फ़ितर, रमज़ान, उसकी वजह से एक तीसरी स्पाइक हमने पाकिस्तान में देखी। ऑल्दो वैक्सीनेशन यहाँ से शुरू हो गई थी, उसके बावजूद हमने स्पाइक देखी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो जून में यहाँ पर हमने, और ये बाकायदा यहाँ पे केसेस भी लिखे हुए हैं, डेली केसेस जितने थे। अब बिकॉज़ वी आर इन जुलाई नाउ, इसके बाद का जो डेटा ना, यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर अपवर्ड थोड़ा सा एक सर्ज देख रहे हैं। और कंसर्निंग चीज़ ये है, ऑल्दो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन ईद में कैसी करनी है वो सारा आज हमने आज की मीटिंग में तो देखा। लेकिन ईद में ये जो 3-4 दिन है, और आपसे बार बार हम अपील भी इसीलिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि मास्क ज़रूर पहनें। और जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई, अभी भी एक सिंपल सा काम है, मोबाइल अपना उठाएं और अपना जो ID कार्ड नंबर है, CNIC जिसे कहते हैं, वो 1166 1166 पे वो आप अभी मैसेज कर दें, और आपको इंस्टेंटली एक मैसेज आ जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा है। बल्कि बहुत सारे शहरों में तो अब आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन अपनी लगवा सके हैं। तो ये यहाँ पर नाज़रीन हमने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। ये NCOC का पूरा सिस्टम, वेबसाइट कैसे अपडेट होती है, मुख्तलिफ़ शहरों से डेटा जो आता है वो कैसे कंपाइल होता है, और एक बड़ी एक ज़बरदस्त वेबसाइट, और उसको अपडेट कैसे किया जाता है, पूरी टीमें हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि ये यहाँ पर गाइडेंस और डायरेक्शन तो पॉलिटिकल जितने भी असद उमर साहब हैं या डॉक्टर फैसल साहब हैं या मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनके हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं, वो गाइडेंस वगैरह तो वो देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन है, और स्पेशली जहाँ पर ऑब्स्टिकल कोई आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, उसमें उसकी वजह से जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं या जो जवान हैं, उनका इसमें बड़ा एक की रोल है। बिल्कुल बैकबोन अगर कहा जाए NCOC का तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आज जिस तरह सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने जो अपने कंसर्न का इजहार किया कि जी वहाँ पर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में हमें मसले मसाइल का सामना है, दैट्स वेयर द मिलिट्री कम्स इन, और जो मुश्किल काम है वो उनको करने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको यहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि जितनी मेहनत हो रही है NCOC में, जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन से लेकर और वैक्सीनेशन की ड्राइव तक, लेकिन अवाम में अवेयरनेस आई कितनी है, अवाम को NCOC के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता, और ईद में वो किस तरह से SOPs को इंश्योर बनाएंगे, वो हम आपको ब्रेक के बाद अवाम के पास लिए चलेंगे। और वहाँ से जो सवालात रेज़ होंगे वो फिर डॉक्टर फैसल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर साहब अब आप बताएं, NCOC ये कर रहा है, अवाम के ये सवालात हैं। तो ओवर टू डॉक्टर फैसल साहब। ब्रेक के बाद पहले अवाम के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर फैसल साहब। जी, NCOC अच्छा काम कर रही है और चेक एंड बैलेंस रख रही है, और वो रूल्स को अगर ये सबको SOPs फॉलो कराएं, बस ये लास्ट एक काम है, तो इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे इससे आगे, और एक दिन आएगा कि मास शास सब ख़त्म। NCOC तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा कहना यही है कि सारे भाई वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि ये बीमारी जो है बड़ी ख़तरनाक है, हर किसी को लग रही है। मास्क पहने और एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। NCOC की जो कारकर्दगी वो काफ़ी बेहतर जा रही है। मैंने पहले भी बता दिया कि जो 5 लाख योमिया वैक्सीन का हदफ था वो पूरा हो गया है।
तो अब मज़ीद उनको इस तरह के लाएअमल बनाने चाहिए ताकि जो बाज़ार है या स्कूल है या कॉलेज है वो बंद ना हो, फंक्शनल हो, लेकिन उसमें एहतियात बरता जाए, मास्क का इस्तेमाल हो। हमने भी मास्क लगा के घूमते रहते हैं पूरे ऑफिस के अंदर, आप भी लगाइएगा, क्योंकि जो हमारी हुकूमत कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और सबके साथ ताउन करे, सबके बाल बच्चों को जो है अच्छा रखें। अभी जीना है, बच्चों की शादी करनी है, तो फारिग हो जाएंगे फिर वैक्सीन भी लगवा लेंगे। वैक्सीन लगवाएंगे, अभी रश है ना, थोड़ा रश कम हो जाएगा तो फिर अभी जब कोरोना के बारे में सर हम आपको क्या बताएं, ये ऐसे ही एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। जब ये कोरोना की चौथी लहर का ये जब बताते हैं ना तो वो आ जाती है लेकिन होती नहीं है, बस ऐसे ही लोगों को तंग किया हुआ है इन्होंने। कोरोना का भाई ये है कि पहले जो कोरोना आया ना, अभी तो वो ही लोग अपना सिस्टम नहीं सीधा कर सके, ठीक है। ये लोग जो ना ये बेचारे माड़े लोग हैं, दुकानों वाले, ये नहीं सूट कर सकते कोरोना, दुकान लॉकडाउन नहीं कर सकते, ना हमें बर्दाश्त कर सकते हम। तो पहले ही हमें जो पहला धक्का लगा हो ना वो नहीं अभी तक पूरा हो सका। नहीं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है, बस मेरा ये मुतालबा है कि आपने घबराना नहीं है। जो लोग नहीं लगवा रहे, हमें उनसे यही कहना है कि आप वैक्सीन लगवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं होता, इससे अपने इंसान को मसला कुछ भी नहीं होता। असल में हुकूमत ईद पर ज़ाहिर है जो चौथी लहर है, बात यही हो रही है कि सख्तियाँ होंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फ़ॉलो करेंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो ज़्यादातर मंडियाँ जो है मवेशी मंडियाँ होती है, तो वहाँ पर SOPs फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर कोई हुकूमती रेट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, तो मुश्किल है कि लोग फॉलो करें। ये लोग बता रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, अक्सर लोगों ने वैक्सीन यहाँ पे नहीं की, डरते हैं कि यार हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इस वजह से लोग डरते हैं। तो मुझे भी मसला हुआ था, पहले मैं भी नहीं मानता था, जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने वैक्सीन भी लगवाई है, मास्टर में अपनी फैमिली को भी लगाई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को यार वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। मेरा तो ये राय है कि लोगों को यही कहूँगा कि यार वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। NCOC तो काम अच्छा कर रही है, पर इनको चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें। अगर दुकान खोलनी है तो मुकम्मल खोलें। ये क्या हुआ कि आधा शटर खोला हुआ है और दुकानदारी कर रहे हैं और गाहक भी आता नहीं है। इदारा तो अच्छा है, पर इनको ये करना चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें। राजी, जिस तरह आपने देखा कि हमने आपको बताया कि NCOC काम कैसे करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त ये है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी, और उससे भी अहम सवाल ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, जो प्रेजेंटेशन हमने अटेंड की तो बलूचिस्तान में थोड़ा सा एक कंसर्निंग ट्रेंड सामने आ रहा है, स्पेशली तुर्बत में, और फिर तुरखम में जो बॉर्डर है हमारा, ऑल्दो वहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनमें है, लेकिन इट इज़ कंसर्निंग। तो डॉक्टर फैसल साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, और स्पेशली जो कोविड के अगेंस्ट पिछले साल डेढ़ से जो एक हमें इफ़ेक्टिवनेस नज़र आ रही है, जो ड्राइव नज़र आ रही है, उसके पीछे ज़ाहिरी बात है डॉक्टर फैसल साहब का बहुत बड़ा किरदार है, और शो में तो वैसे ही उनसे बात होती रहती है, लेकिन आज खुसूसी तौर पर उन्होंने हमें टाइम दिया यहाँ NCOC में। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, वही सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अब ईद में कैसे इंश्योर कैसे करवाएंगे, और यहाँ पे भी हमने मीटिंग में भी देखा, स्पेशली कराची में एक बहुत बड़ा चैलेंज है SOPs को अभी भी इम्प्लीमेंट करवाना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में और उसमें, तो क्या करेंगे क्या, और खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो कि ईद के बाद हम फ़ौरन से 4th वेव में फुल फ्लैज चले जाएँ। मसला यही है कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये तो वाज़ेह है कि एक जो एदाद शुमार के मुताबिक एक हमें अपटिक यानी इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, तो यही मौका है इस पर थोड़ा एक्शन लेने का। अब ईद भी सामने है, तो ईद के मौके पे 2-3 चीज़ें अहम हैं जो करना। एक तो चूँकि चंद छुट्टियाँ इकट्ठी आती हैं तो कई दफ़ा लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि उसमें टूरिज़म की तरफ निकल गए, सैर व सयाहत के लिए निकल गए, तो एक तो उसमें कुछ थोड़ी सी पाबंदियाँ हम शामिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे
टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने से पहले जो टेस्टिंग और उसकी वैक्सीन सर्टिफिकेट और वो तमाम एफ़र्ट्स जो इंश्योर करें कि भाई आपने कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ईद के दौरान जो एक्टिविटी है उसमें कुछ थोड़ी लिमिटेशन और कमी है। 3 दिन ईद के वैसे ही बंद होंगे, और ख़ास तौर पे इस मौके पे हम थोड़ा मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त ये चौथी वेव से बचने का एक रास्ता है कि हम अपने जो SOPs हैं उनको दोबारा से अपना लें, ज़्यादा सख्ती से अपना लें, ज़्यादा इसको एक ज़रूरी चीज़ समझ के अपना लें, ताकि हम अगली इस 4th वेव को अगर रोक सकें या इसमें कम से कम इसकी ऊंचाई को, इस वेव की तेज़ी को कम कर सकें। तो ये 3-4 डायरेक्शंस हैं जो लेने की ज़रूरत है, और साथ साथ यानी ईद के अलावा जो लगातार जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो वैक्सीनेशन कैंपेन हमें कंटिन्यू करना। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कैंपेन भी आते हैं, लेकिन हाउ कंसर्निंग इज़ कि ये जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, क्या इसकी परसेंटेज क्या है, और जो बॉर्डरिंग जो बलूचिस्तान है या KP है वहाँ की क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, जब से ये वबा शुरू हुई वेरिएंट्स आते रहते हैं और ये आते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, जितने अरसे तक वो मल्टीप्लाई करने का उसको मौका मिल रहा है, तो उसमें वो छोटी मोटी चेंजेस आती हैं, वही वेरिएशंस होती हैं। अब कोई ऐसी वेरिएशन उसमें आ जाती है जो वायरस को कोई एडवांटेज देती है स्प्रेड में या फैलने में। अच्छा, अब ये जो मौजूदा इस वक्त जिसका जिक्र बहुत है वो डेल्टा वेरिएंट है। इससे पहले आपको याद है UK वाला वेरिएंट था, साउथ अफ्रीका वाला था। अब ये सारे जो हैं, ये जो ओरिजिनल से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, और हर नया आने वाला जो है उसको थोड़ा एक जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल एडवांटेज होता है, वो थोड़ा फैलता ज़्यादा। तो कंसर्निंग तो ये है। अब इस सूरत में हमने क्या करना है, देखिए जो भी वेरिएंट हो, नया पुराना जैसे भी, एक चीज़ तो बाहर कैफ उसके ख़िलाफ़ मौसर है ना, वो हमारा मास्क है। सही है। अच्छा, तो एक तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा, हजूम, भीड़, तंग जगहों में बहुत लोग इकट्ठे होना, वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसको जौन सा मर्जी वेरिएंट हो आप उसके ख़िलाफ़ ये एक बड़ी मौसर चीज़ है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ, मास्क का इस्तेमाल और अवॉइड करना क्राउड्स को या तंग जगह में क्राउड्स को, जो जौन सा मर्जी वेरिएंट हो उसके ख़िलाफ़ हम एक इफ़ेक्टिव रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ अगर आपको इसकी तादाद ज़्यादा दिखे, किसी एक वेरिएंट की या दूसरे की, तो ये ख्याल होता है कि शायद ये तेज़ी से फैले। लेकिन देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे ना, तो वायरस की कोई ना कोई किस्म तो मौजूद होगी, वो एक नहीं होगी तो दूसरी होगी, और वायरस बहरहाल फैलता है। और फैलता किस तरीके से है? क्लोज कॉन्टैक्ट से। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क की बात हुई, ऑब्लिगेटरी जो भी आप लोग अब मेजर्स ले रहे हैं, जो हमें अभी ब्रीफिंग में हमने देखा, उसकी डेडलाइन रखी गई है 31 जुलाई। अब ये 29 कोविड जो है वो कोविड-19 उसको इसलिए कहते हैं कि 2019 से वो शुरू हुआ, वी आर इन 2021। वैक्सीनेशन ड्राइव भी पाकिस्तान में इज़ बीन मंथ्स, तो क्या वजह है कि अभी तक हमने ये मैंडेटरी नहीं किया? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप 1166 पे आप मैसेज करें, पता चल जाता है फ़ौरन कि क्या है, तो एटलीस्ट ये बैंक्स हो गए या शॉपिंग मॉल्स हो गए या स्पेशली इंडोर डाइनिंग अब खुली है जब से, तो एटलीस्ट वहाँ पे तो बहुत पहले ये इन्फोर्स नहीं हो जानी चाहिए थी। अच्छा, मेरा ख्याल है आप जो ऑब्लिगेटरी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वैक्सीन के हवाले से बात करें। अच्छा, देखिए, वैक्सीन में मसला सिर्फ ये था कि जब आपने शुरू में उसकी रसाई शुरू हुई तो उसकी ना तादाद इतनी थी कि आप उसको ऑब्लिगेटरी के लेवल पे ला सकते। अब चूँकि उसकी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बेहतर हो चुकी है, हम उस नंबर पे और फीजिबल हो चुका है कि हम ये कहें कि भाई आप ये वैक्सीन लगवाएं। अगर हम यही ऑब्लिगेटरी रिजीम पहले कर देते और उतनी वैक्सीन ना होती तो फिर लोग कहते हैं जी कि वैक्सीन है नहीं, तो आप उस पर कर रहे हैं। लेकिन अब तो है अब जी, अब आप सूरत हाल में आ रहे हैं से कि अभी मसला यहाँ पे आ रहा है कि वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन जो लोग लगा रहे नहीं हैं उनको पुश करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि अब बावजूद मुनासिब सप्लाई के, अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी वजह ना रह जाए कि उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये एक पुश करने का तरीका है, लोगों को कन्विंस करने का तरीका है, और ये दुनिया भर में हो रहा है। अच्छा सर, आम व्यूअर के लिए क्या मास्क मैंडेटरी है जहाँ पे भी आप हों, स्पेशली अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बैंक में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप जाएं, इसको मैंडेटरी क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये ज़रूरी है, आप ना पहने तो आपको फ़ाइन हो सकता है और आपको रोका जा सकता है? उर्दू में बोल लेते हैं ना, ज़रूरी तो बिल्कुल है। अच्छा, अब बात यह है कि ज़रूरी की जो एनफोर्समेंट है, यानी जो उसके ऊपर आपने इंश्योर करना है कि ये ज़रूर, अगर हम कह तो रहे हैं लेकिन इस्तेमाल करें, तो देखें हर घर में, हर दुकान में, हर बैंक में पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट तो जाके खड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि मास्क का इस्तेमाल
यकीनी बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो हम सबका दिल के अंदर एक कन्विक्शन है, एक हमारी आवाज़ होनी चाहिए कि यार ये अभी ज़रूरी है। जब तक बीमारी गुजर नहीं जाती, ढेर सारी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक हमें ये ख़ुद को एहसास होने की ज़रूरत है, एक। और दूसरा, अगर हम किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां हमारे पास अथॉरिटी है, मैं अगर बैंक का मैनेजर हूं, मैं दुकान का ओनर हूं, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, जहां कहीं भी कुदरत ने हमें एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दी है, कम से कम वहाँ तो इसको ज़रूर इन्फोर्स करवाएं। तो ये दोनों चीज़ें इज्तमाही लेवल के ऊपर जो जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास अथॉरिटी है वो, और इनफरादी लेवल के ऊपर हम सबको इस चीज़ को बतौर खुद समझना चाहिए कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन अभी तक हुई है, जो भी रजिस्टर्ड जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 16% आई बिलीव के वो हुआ है, लेकिन क्यों बार स्पेशली जो पाकिस्तानियों पर रिस्ट्रिक्शन है बाहर ममालिक में ट्रैवलिंग पे, और उस पर एक परसेप्शन ये है कि जी ये तो वो मुल्क है जिन्होंने 2-3% पॉपुलेशन को अब तक वैक्सीनेट वो नहीं कर पाए। तो ये क्या वजह है? मुझे अभी यहाँ से पता लगा कि जी ये तो 16% तक हम ऑलरेडी जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है वो कर चुके हैं। देखिए, इसमें ना थोड़ी सी एक नेशनलिस्टिक अप्रोच दुनिया ने अपना ली कि जी जो हमने वैक्सीन लगाई वही ठीक है, और थोड़ा सा उसमें मुल्कों के ताल्लुकात का भी मामला है, कुछ लेवल ऑफ ट्रैवल जो है एक से दूसरे मुल्क में, कुछ उस मामले से, यानी जो इकनॉमिक ज़रूरियात हैं मुल्कों की, कई दफ़ा उसके तहत ये फ़ैसले होते हैं। लेकिन देखें, हम कहते हैं हर मुल्क को हक़ हासिल है कि वो अपना फ़ैसला करे, लेकिन इसके बारे में कुछ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, और वो कौन है? आलमी इदारा है WHO, और उनके इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं, और वही प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए इसको यूनिफॉर्म करने के लिए। आप देखेंगे, मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि इवेंचुअली ये हफ्तों और महीनों के अंदर ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और क्या यूनिफॉर्म होगा कि जिस वैक्सीन को स्टैम्प ऑफ अप्रूवल WHO दे रहा है उसको सबको फिर मानना पड़ेगा। बाकी चीज़ों में हम ऐसे करते हैं तो इसमें क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। एक हर कोई थोड़ा अपनी वैक्सीन को और अपने आदत शुमार और डेटा को देख के ज़्यादा श्योर हो जाता है। इवेंचुअली ये सबको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा जो अहम सवाल है वो ये है कि अभी जो F9 वाला वैक्सीनेशन सेंटर है, अनफॉर्चुनेटली उसको बार बार बंद करना पड़ रहा है, स्ट्राइक्स हैं वहाँ पे, जो वर्कर्स हैं हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में, उनको वैक्सीनेशन और वो चाहिए। क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा सकती कि एक अलग वैक्सीनेशन सेंटर उनको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया जाए, जो एस्ट्राजेनेका है या मोडर्ना है, जो भी उनके लिए वो हो, कोई अलग से एक स्ट्रेटजी ना बना दें कि एटलीस्ट जो आम लोग हैं उनको तकलीफ ना हो? उसकी वजह से देखें ना, इस्लामाबाद में 65% अब अचीव कर रहे हैं वैक्सीनेशन का टारगेट। वो मेरे ख्याल से मसला हल हो गया है मोरलेस। उसमें यह था कि जो हमारे इंटेंडिंग ट्रैवलर्स थे, जिन्होंने जाना था जॉब के लिए, जिनके पास इकामा था, या जो स्टूडेंट्स थे, ये एक ऐसी ख़ास ज़रूरत थी जिसमें अभी जैसे मैंने कहा ना, वो WHO वाली बात तो बाद में आएगी, लेकिन इस वक्त तो एक मौजूदा ज़रूरत थी। उसको केटर करने के लिए मिसाल के तौर पर मॉडर्ना की अच्छी डोजेज़ आई थी, वो हमने उसमें वाफिर तादाद में इस्तेमाल हुई हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो वो जो भी थोड़ा सा माइनर क्राइसिस था वो सॉल्व हो गया है। सो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि वो मामला दोबारा होगा। अच्छा सर, एक मिसकंसेप्शन है डॉक्टर साहब, और वो ये है कि पहले तो लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही वो उनकी डबल डोज मुकम्मल हो जाती है, मांस वास गिर जाता है, जी मैंने तो वैक्सीन कर ली है। अब आपसे ये मैसेज चाहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, कैन आई स्टिल बी अ कैरियर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क की एक अच्छी खासी परसेंटेज 50-60% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है कम से कम वो कवर नहीं हो जाती, तब तक मास्क नहीं गिरने चाहिए। कुछ मुल्कों ने, अमेरिका में आपके सामने है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन देखिए उनके यहाँ वैक्सीनेशन हमसे बहुत ज़्यादा हुई है। सो चुनाचे जब तक उस मौके तक हम नहीं पहुँचते, उस लेवल तक नहीं पहुँचते, मास्क इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसकी वजह ये है, वैक्सीनेशन हो भी वैक्सीनेशन अगर आपने मुकम्मल कर भी ली है तो अभी हमारे माशरे में इतनी बीमारी मौजूद है, वबा मौजूद है, और वैक्सीनेशन का लेवल अभी नीचे है कि हमें ये इजाफ़ी एहतियात, इसको इजाफ़ी एहतियात ही समझ लें, लेकिन ये इजाफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा, बीमारी फिर भी फैलती रहेगी। क्योंकि देखिए वैक्सीन्स भी 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती, 80-90% इफ़ेक्टिव होती हैं, जो बहुत अच्छा है, लेकिन 10-20% का मार्जिन रह जाता है। उसको कवर करने के लिए मास्क का। डॉक्टर साहब, ईद के अलावा दो और बड़े चैलेंजेस, स्पेशली टूरिज़म। अब ईद में लोग काफ़ी जाएंगे, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़, और जिस तरह
जीबी के चीफ सेक्रेटरी ने कहा भी कि एक प्रॉब्लम हमारे लिए होगा, तो इस पर आवाम के लिए एक मैसेज। और दूसरा बड़ा चैलेंज जिस पे अभी उसके बाद में बात करेंगे AJK के इलेक्शंस, लेकिन पहले टूरिज़म पे आ जाते हैं। टूरिज़म का तो बड़ा सादा है जी कि एक सर्टेन डेट से के बाद हम टूरिज़म ईद के दौरान एक तो अलाउ नहीं करेंगे, थोड़ा उसको ब्लॉक करेंगे। दूसरा ये है कि जो लोग जा रहे हैं उनसे फिर इल्तजा है, एक तो मास्क का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि टूरिज़म के लिए जो ट्रैवल कर रहा है वो वैक्सीनेटेड हो, उसके बगैर आपको जाने की इजाज़त नहीं हो। और ये डिसीजन जो है जल्द लेंगे? ये डिसीजन है जी, इसकी सिर्फ इन्फोर्समेंट है। अच्छा सर, AJK इलेक्शंस सारी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ पार्टी कर रही है, देख लें बड़े बड़े जलसे वहाँ पर हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी फ्रेंकली स्पीकिंग उस तरह से इन्फोर्स करवा नहीं सकता, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग अगर करें वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब हज़ारों के मजमे लीडरान को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। क्या किया जा सकता है कि जिससे एटलीस्ट ये हो कि जितना उसको कम किया जा सके कोविड के? मैं समझता हूँ कि जी देखिए, जो इस मामले में जो ताकत है, जो अथॉरिटी है, वो बाहर कैफ इलेक्शन कमीशन की है, उनको भी करना चाहिए और कुछ कर भी रहे हैं आई एम श्योर। लेकिन जो इसके इन पैरेलल है, देखिए एक तो हम इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि कोई अथॉरिटी आके इन्फोर्स करे, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन दो और चीज़ें, एक जो लीडरशिप हमारी किसी पार्टी की हो, डजेंट मैटर, जब वो जाके अगर जलसा करती है तो कम से कम ये तो इन्फोर्स करा लें। मास्क का तो जिक्र कर सकते हैं जलसे के शुरू में, बीच में, दौरान में, याद दहानी, लाउड स्पीकर पर ऐलान, और कुछ फासला और गैप का इस्तेमाल कीजिए। और फिर आखिर में मैं फिर हमेशा ये कहता हूँ कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखिए हर शख्स के पास अपना कंट्रोल तो है ना, आप किसी और पे शायद ना फोर्स कर सकें, लेकिन अपना बिहेवियर, अपना एक्शन, अपनी प्रोटेक्शन, और खुदा न खास्ता आपकी इन्फेक्शन से अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रोटेक्शन, ये तो हमारे हाथ में, इसको तो हाथ में ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो AJK के इलेक्शन है उसमें भी अगर कोई चीज़ बड़ा वाज़े असर डाल सकती है तो ये इस इंफॉर्मेशन का पहुँचना, इस एहसास का होना कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी अमल है, बिल्कुल हो, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जो है अगर वो हम कर लें साथ साथ, तो हम इस बीमारी को फैलने से कम रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, फोर्थ वेव की हम बार बार बात करते हैं, जिस तरह सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मेरे ख्याल में हम तो ऑलमोस्ट फोर्थ वेव में, कराची जो है वो चला गया है, बाकी मुल्क की क्या सिचुएशन है? लुकिंग एट द डेटा, क्या आप समझते हैं कि हम अभी पीक से दूर हैं, या आप समझते हैं कि पीक शायद ना आए, लेकिन चूंकि ईद आ रही है और हमने तकरीबन हर ईद के बाद देखा कि सर्ज आया काफ़ी बहुत बड़ा? अच्छा जी, ये जो चौथी वेव है, क्या ये वेव बनती है या वेवलेट होती है, छोटी वेव है, बड़ी है, क्या इसका दो चीज़ों पे इन्हसार होगा। हमारे अपने जो एक्शंस हैं वो क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत जो रीजन टू रीजन वेरिएशन है उसमें जो हम इंडिविजुअलाइज्ड एक्शंस करते हैं, यानी स्मार्ट लॉकडाउन्स करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो हॉटस्पॉट्स को देख के उन जगहों पे एक्शन करते हैं, ये दो चीज़ें उसको डिटरमिन करेंगी। यानी कुछ चीज़ों का ताल्लुक इंतज़ामी उमूर से है, जैसे मैंने जिक्र किया स्मार्ट लॉकडाउन, एनफोर्समेंट है, और दूसरा हमारे इंडिविजुअल एक्शंस हैं। ये अभी क्या कहते हैं, जैसे वो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है ना, ज्यूरी इज़ आउट, अभी ज़रा इसमें फ़ैसला नहीं है। अभी अगला एक हफ़्ता जो है ना हमें क्लियर बता देगा कि ये जो वेव है, क्या ये वाकई चौथी वेव बन चुकी है या बन रही है या सारे मुल्क में बनेगी। जैसे उन्होंने बताया, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जनूबी पाकिस्तान, जो सदर्न हिस्सा है पाकिस्तान का, खुसूसन सिंध में और किसी हद तक ऊपर AJK GB में, तो ये नंबर्स बहरहाल ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको क्या आप चौथी वेव का इस वक्त नाम दे सकते हैं या नहीं, ये तो एक सेमेंटिक सी बात है, लेकिन डेफिनेटली एक अपटिक, एक इंक्रीज़, एक इजाफा ज़रूर है केसेस के अंदर। क्या ये इजाफा उस नौयत तक, उस नहज तक पहुँच जाता है जहाँ इसको आप बाकायदा वेव कह सकते हैं कि नहीं, अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर फैसल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक अवे सिर्फ एक ही है, NCOC से भी डॉक्टर फैसल साहब से जो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, या जो भी आवाम ने कहा, और यहाँ पे मेरी जितनी भी बातचीत हुई NCOC में, ये मास्क जो है वैसे तो ये छोटा सा है, लेकिन ये सबसे बड़ी रुकावट है आपके दरमियान और कोविड के दरमियान, यानी कोरोना वायरस के दरमियान। तो अब ईद में खुसूसन हमारी इल्तिजा, रिक्वेस्ट आपसे, अपील आपसे यही है कि मास्क ज़रूर पहनिए, और जितना आप फासला रखेंगे
उतना ही आप ख़ुद और आपके अहलो अयाल, अहल खाना या फैमिली वाले जो हैं वो कोविड से बिल्कुल महफूज रख सकेंगे। तो आदिल शाहज़ेब और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।